कि जब दोनों में प्यार होता है तो वो भाई इनको अपने शो पे बुला लेते हैं, जब तकरार होती है तो दोनों एक दूसरे का नाम नहीं सुनना चाहते। 2 दिन बाद फिर दोनों एक ही हो जाएंगे, क्योंकि धंधा तो दोनों एक ही कर रहे हैं, काट तो दोनों मिलके एक ही जनता कर रहे हैं, ठीक है। काट तो मिलके दोनों एक ही जनता कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। काट एक ही उनका नीश है दोनों भाई। वो अपने किस्से सुना रहे हैं, कह रहे हैं वो आसान है आसान, वो कह रहे हैं बड़ा कर दो बिजनेस, छोटा कर दो बिजनेस, रात में जाके बीवी मार दे रहे हैं। अबे कैसी बात है ये। तो मेरे दिमाग में था कि आर्मी जाएंगे, बड़े होंगे तो फौजी बनेंगे। बॉर्डर मूवी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। मेरे दिमाग में रहता फौजी बनेंगे, जाएंगे मरेंगे। मैं मम्मी से बोल दिया था, हमें मैं मम्मी से बोल दिया, मैं मम्मी फौजी बनूंगा, जाऊंगा वो कश्मीर में मरूंगा। मेरी मम्मी तो मारते मारते उसी दिन मार डालती मुझे। फिर फिफ्थ में मेरा हाथ टूट गया। अच्छा, और उसका हुआ ऑपरेशन, बड़ा सा निशान है हाथ में। क्या हुआ था भाई? गिर गए साइकिल से ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही भाई गिर गए। 5वीं का लौंडा 24 इंच की साइकिल चला रहा था, गिरेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। अब भाई बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर, उनको फर्क नहीं पड़ता तुम कमजोर हो, बोल लेते हो, गूंगे हो, बहरे हो, लूले हो, लंगड़े हो। उनके लिए जैसे वो है वैसे तुम। भाई जो हेल्थ ट्रीटमेंट दिया है भाई उन्होंने मुझे 6 महीना, मतलब मूंगफली के साथ केला खाया था मैं एक बार। जो किया तो किया, मूंगफली के साथ केला खाया था। भाई ने एक दिन दाल चढ़ाई पकने, काट के नींबू डाल दिया उसी में। मैं राम मंदिर यार, राम मंदिर इज जस्ट लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। तो अभी तक आपने जितना सुना है भैया को लगा होगा आपको कि काफ़ी अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन, काफ़ी हंसा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन क्या आप इनके बारे में एक चीज़ जानते हैं जो कोई नहीं जानता है? मैं जानता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। मुझे भी नहीं पता भाई क्या है। मुझे बताओ भैया। चीयर्स। वेलकम टू जेंजी कास्ट। थैंक यू। कैसे आप? मैं बढ़िया बहुत अच्छा। तो भैया आज की जो गेस्ट है का मैं क्या बताऊँ, इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैं, मजाक नहीं कर, सही में बहुत पहले से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम में पहले से मेरे को एक्सेस मिल गया था इंस्टाग्राम का। हाँ। मैं आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू। तो प्रयागराज में भाई गिन के 2 लोग हैं, 3 लोग हैं स्टैंड अप कॉमेडियन में, उनमें से एक हमारे साथ है। मिलिए ऋषिकेश त्रिपाठी नलायक भैया से। थैंक यू। अरे भैया ये बताइए, इतना अच्छा नाम है आपका ऋषिकेश त्रिपाठी, हाँ। ये नलायक कैसे आपने रखा अपना नाम? 2 चीज बता देता हूँ मैं। हाँ। पहला ये कि मैं कोई जादू टोना नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ये पहला क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है। दूसरा भाई नालायक ऐसा कुछ था, मैं एकदम वो वाला फैक्ट है। पहले ऐसे ही कुछ नाम था, मुझे याद भी नहीं मेरे पहले यूजर नेम से इसके पहले वाले यूजर नेम क्या थे, ऋषि करके थे, कुछ ऐसे ही था। फिर भाई पता नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कोई बोलता है एक स्टोरी क्या है, बहुत लोगों की स्टोरी होती है। किसी ने कुछ बोला तो हो गया, किसी ने कुछ बोला तो हो गया। को लगा कि भाई सब लोग अपना ये लिख रहे हैं फलाना ऑफिशियल, तो ये सब अपने आप को बड़ा वो दिखा रहे हैं। कोई लिख रहा है ब्राह्मण ऑफिशियल, कोई लिख रहा है अयर ऑफिशियल, कुछ भी लिख रहा है कोई, है ना। हम कहे कोई अपने आप को बेकार क्यों नहीं बोल रहा, लाओ मैं नालायक लिख के देखता हूँ। तो मैं लिख दिया भाई, मैं सही बता रहा हूँ, लिख दिया। अब नया इंस्टा चालू हुआ था, तो जिससे किसी से मिलते थे, दोस्तों से मिलते थे, तो उनको मतलब फ्लॉन्ट करने के लिए बोलते थे कि इंस्टा पे फॉलो करो मुझको। तो वो जब पूछते थे कि क्या किस पे फॉलो करें, तो मैं बोलता था भाई नलायक। अरे नलायक ये कैसा नाम? हम कहे भाई मेरे नलायक बताने से इनको मजा आ रहा है, मैं तो अब यही नाम रहेगा। फिर वो कई बार वो नाम चेंज हुआ, मैं बीच में नाम रख दिया था नालायक बाबा करके कुछ। अच्छा। फिर नालायक फोटोग्राफी रख दिया था। अच्छा। फिर मैं सोचा कि जब इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, जैसे फोटोग्राफी कर दूंगा या कोट्स कर दूंगा या ऑफिशियल कर दूंगा, तो ये अजीब लगेगा। मैं कहा इसको लिखते हैं द नालायक मैं। ना फोटोग्राफी, ना ऑडियोग्राफी, ना कॉमेडी, कुछ नहीं लिखूंगा इसके आगे। द नालायक कॉमेडी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, द नालायक मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो आज द नालायक कॉमेडियन है, मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो आज द नालायक आपको मोटिवेट करेंगे। हाँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मतलब ये वाला है कि वो मैं हूँ, मेरा रिफ्लेक्शन है वहाँ।
ऐसा है वो। अच्छा भैया, मैं चाह रहा हूँ हाँ कि जैसे आपने मोटिवेशन के बारे में बात की है, हाँ तो मोटिवेशन की तो काफी लोगों को जरूरत है, क्योंकि जो मोटिवेशन के देवता थे उन लोग का तो लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं ना, कुछ सीन चल रहा है, तो मोटिवेशन लोग तो झाट सोच भर रहे टीवी मारू रात भर। इट्स लाइक कि मोटिवेशन कहाँ से लाया जाए, अब क्या सोर्स है, तो क्या आप उन मैं पे- डिमोटिवेशन का सोर्स हूँ भाई, अच्छा, मैं डिमोटिवेशन का सोर्स हूँ। मुझे तुम संदीप माहेश्वरी मेरे साथ 3 दिन बंद कर दो, मैं उसको डिप्रेस कर दूं, क्या बात कर रहे हो तुम। मैं उसको ऐसा करके भेजूं, पंखा देख के सोचेगा वो चलाना है, लटक जाऊं इस पे, तो में से कंफ्यूजन हो जाएगा उसे। मैं डिमोटिवेशन का बहुत भरपूर सोर्स हूँ। मैं मोटिवेट नहीं कर पाता किसी को, सीधी बात, या इन कॉमेडी वे कह लो भाई। या अब सीरियस बात ये है कि मोटिवेशन भाई क्यों लानी है कहीं से। तुम एक बार भाई ठीक से बैठ के देखोगे ना, तो जिंदगी तुम्हारी जिस हिसाब से ले रही है, उससे बड़ा मोटिवेशन है नहीं दुनिया में। भाई वो अपने किस्से सुना रहे हैं, कह रहे हैं वो आसान है, आसान। वो कह रहे हैं बड़ा कर दो बिजनेस, छोटा कर दो बिजनेस, रात में जाके बीवी मार दे रहे हैं। अबे कैसी बात है ये। भाई मैं नहीं जानता, वो इंसान बहुत बड़े लोग हैं, वो जाहिर सी बात है बहुत बड़े लोग हैं, लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं उनके। लेकिन मुझे एक ही चीज पता है भाई, आप अपने उसूलों के नहीं है तो आप भाई फिर घंटे पे किसी की नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। मेरे उसूल ऐसे ही हैं, मेरे उसूल लखैरे वाले हैं, तो मैं लखैरे ठीक है। हमको नहीं बनना भाई देवता किसी का, हमें नहीं। कर लोगे तुम, उखाड़ लोगे तुम, अगले दिन जाए भाई बाप के पैसे से लोन लेके धंधा खोल दे, फिर बोल रहे धंधा भी डूब जाए, स्टार्टअप भी डूब जाए, दोनों बाप बेटे नौकरी करें। ये सब नहीं करना चाहिए भाई, मोटिवेशन के चक्कर में सामने वाले का घर डुबा दो। मैं ये पाप नहीं लूंगा, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मैं पाप वाप नहीं लूंगा ये सब। हाँ इतना देखने के बाद आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि भैया एक बहुत बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था कि भैया क्या कर, लेकिन आप लोगों को सबको पता था, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए, तो भैया एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। और जब मैं बता रहा था प्रयागराज में खाली 2-3 लोग हैं वो स्टैंड अप कॉमेडियन ही हैं, और प्रयागराज में बहुत कम ऐसा इस चीज़ का यहाँ पे बना रखा है लोगों ने कि बिल्कुल इस चीज़ की कोई जगह नहीं है फिलहाल इस समय। True. तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में हम लोग लाया जाए ऐसा कुछ स्टैंड अप कॉमेडी का शो लाया जाए, अगर आप लोग को सपोर्ट रहेगा तो हम लोग बिल्कुल लेके आएंगे जनजी कास्ट से। डन डन डन, मैं तो साइन कर रहा हूँ भाई जल्दी का। हाँ भैया, अगर वो इवेंट करवा रहे हैं तो मैं साइन कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल, इस जनजी कास्ट एक्स न लाए। मैं साइन कर रहा हूँ भाई, मैं वर्चुअल साइन है। ओके। तो जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो जब अभी तक आपने जितना सुना है भैया को लगा होगा आपको कि काफ़ी अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन, काफ़ी हंसा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन क्या आप इनके बारे में एक चीज़ जानते हैं जो कोई नहीं जानता है? मैं जानता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। मुझे भी नहीं पता भाई क्या है, मुझे बताओ। तो भैया उड़ते उड़ते से खबर आई थी, हाँ है ना, हाँ हाँ बहुत दूर से आई थी उड़ते उड़ते खबर। मेरे को लगा था लेट हो जाएगा जब तक आप आएंगे, लेकिन आ ही गई मैं उससे आप कहने से पहले। वो खबर ये है, पता चला है हाँ कि आपका दिल कवि का दिल है। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, अरे है ना? ये तुम मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हें कहाँ से पता चला है। रुक जाओ। हाँ हाँ, आई एम अ मैन विद अ पेन, अ सिविलियन विद अ हार्ट ऑफ सोल्जर। ये पढ़ा है तुमने क्या कहीं फेसबुक वगैरह पे, कहीं पे मैंने लिखा था। कौन बताया कि मैं कविताएं करता हूँ यार, मैं कविताएं लिखता हूँ, तो देखिए मुझे बहुत शौक है कविताएं लिखने देखिए का। भैया एक बहुत अच्छा कविकार है। मैं मानता हूँ। पोएट्री मैंने ये सुना है भैया के लिए कि आप बहुत शुद्ध हिंदी में वर्ड्स का चयन बहुत अच्छा करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छी आपकी है हिंदी पोएट्री, हाँ है ना? एक आध आपके जो क्रिएशन है हाँ, उसमें एक तवायफ है, तवायफ है। हाँ थोड़ा सा हो जाए भैया। तवायफ है। देखो दो मैं बताता हूँ इसका क्या है। कवि ये उड़ती खबर नहीं है, अगर ये किसी को नहीं पता था तो भाई जान लीजिए। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एज अ मैं पोएट नहीं बोलूँगा, पोएट बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं चाहता हूँ मुझे लोग एज अ आर्टिस्ट जाने जो कभी कभी कविताएं लिख लेता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी भाई मुझे बहुत पसंद है कविताएं लिखना, सीरियसली बहुत पसंद है। और उससे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है कविताएं पढ़ना। ओके ओके, पढ़ना और सुनना। जैसे कॉमेडी के लिए भी सेम चीज़ है, मुझे कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सीरियसली बहुत। पर मुझे स्टैंड अप्स देखना भी बहुत सीरियसली अच्छा लगता है। मैंने तथास्तु अभी तक में टोटल 84 बार देखा है। अरे हाँ मैं जाकिर खान, भाई मुझे कोई बताए, मुझे कोई बोले कि जाकिर खान का एक स्टैंड अप किसी ने 84 बार देखा हो, मैंने 84 बार देखा है। मनपसंद अभी आया 9 बार देख चुका हूं मैं। ओ भाई देखो
थोड़ा टॉपिक से लग जा रहा है, पर मैं आता हूँ पोएट्री पे वापस। ओके पहली चीज तो जाकिर खान ही इज अ फकिंग टेक्स्ट बुक ऑफ हाउ अ आर्टिस्ट शुड परफॉर्म ऑन स्टेज। ही अ टेक्स्ट बुक भाई, वो टेक्स्ट बुक है भाई। तुम उसके केवल शोज अगर अच्छे से देख लो ना तो तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। पहली चीज तो ये। बिल्कुल। दूसरी बात, अब रही बात कविताएं करने की, तो मैं जाकिर को देख के नहीं करता हूं, पहली चीज क्लियर कर देता हूं। मैं करना चाहता हूं उसके लेवल की भाई, पर इत्तेफाक से मैं कक्षा 9-10 से लिख रहा हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो दो चीजें हैं, पहला हमको पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, हमको पढ़ने में मजा आता है, तो वहां से शब्द मिल जाते हैं, वहीं से आइडिया मिल जाता है, ठीक है। और फिर शब्द है आपके पास, आइडिया है आपके पास, तो फिर भाई खाली बैठो तो मन करने लगता है कि कुछ ट्राई करते हैं लिखने का। तो वहां से भाई लिखने की बात आई। अब आपने पूछा तवायफ। तवायफ की स्टोरी ये है कि हम एक नए तरह की कविता लिखने की सोच रहे थे, जिसमें एक हम स्टोरी को पोएम की तरह दिखाए। मैंने ये पहले कभी नहीं लिखा था, मैं फ्री वर्सेस लिखता था। मैंने ये कभी नहीं लिखा था कि एक लंबी कविता लिखूं जिसमें कहानियां हों। तो ये मैं अपने आप को चैलेंज करने के लिए लिख रहा था, ठीक। तो मैंने शुरू के 8-10 लाइन लिखा, 12 लाइन लिखा, रात में एक दिन 2-2:30 बजे के आसपास लिखा, और फिर आगे का कुछ बन नहीं रहा था, स्टोरी लाइन एडअप नहीं हो रही थी, एड ऑन नहीं हो रही थी। हम सो गए बंद करके, बंद करके सो गए, और फिर वो रह गया, ठंडे बस्ते में चला गया। जो आर्टिस्ट हैं ये बात जानते होंगे, जब कभी कभी अंदर से निकल के आता है लिखने का वो, तो उस दिन बहुत लिखाता है, लेकिन अगर वहीं बंद कर दो उसको तो फिर वो 2-4 महीने गायब हो जाता है। आर्टिस्ट ब्लॉक बोलते हैं उसको, राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं कुछ लोग। तो वो ब्लॉक था, और फिर मैं भी अपने काम में बिजी था ना, और चीजें थी करने को, तो कर रहे थे। फिर लॉकडाउन लगा, तो घर पे बैठे थे बढ़िया आराम से, लॉकडाउन 1-2 महीना बीता। हम सोचे कि उठा के देखते हैं क्या क्या अधूरा है। एक दिन अंदर से आया कि आज लिखो, हम सोचे उठा के देखते हैं अंदर से क्या क्या अधूरा है, तो वो अधूरा था। तो हाँ, वो कविता हम पढ़े। हर रोज मनेंद एक शाम हुई, मिल बैठे सब एग्जाम हुई, मैं खी करके हंसता था, बातें तो अब याम हुई, ऐसे करके लिखा हुआ था। ये वहां तक लिखा हुआ था जहां मेरा दोस्त मुझे दारू के वहां मैं खाने तक ले जाता है, वहां तक पोएम लिखी हुई थी। उसके बाद मेरे को आ नहीं रहा था कि अब मैं क्या करूं, इसके आगे क्या जोड़ूं। तो उस दिन बैठे बैठे फिर सडनली मैंने कुछ देखा था, शायद उस दिन कोई मूवी देखी थी या कुछ ऐसा देखा था मैंने, कोई शो देखा था, कुछ देख रहा था मैं कुछ तो देखा था मैंने। हाँ भाई, मैंने रजिया बी सुना था। रजिया बी पीयूष मिश्रा सर का है, रजिया बी। मैंने रजिया बी सुना था, उनकी पोएट्री है वो, और ऐसी ही पोएट्री है वो। हम वो सुने थे, उससे हमें बहुत बहुत इफेक्ट हुए थे, हम सीरियसली बहुत इफेक्ट हुए थे। तो हमारे दिमाग में वो स्टोरी लाइन चल रही थी, हमने कहा हम भी कुछ ऐसा सा लिखते हैं। तो हमने ट्रायल में लिख दिया। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो 16 लाइन मैं एक टाइम लिखा था, फिर 6 महीने रुक गया था। उसके बाद जितनी पोएम है आगे 20, 25, 30 लाइन, वो लिटरली 20 मिनट में लिखाई है भाई। बहुत तेज लिखाई है भाई, सीरियसली बहुत तेज वो पोएम लिखाई है। फिर उसको परफॉर्म किया है, दुर्गा माता की कृपा से परफॉर्म ठीक ठाक कर लेता हूँ। तो फिर मैं उसको परफॉर्म किया, और लोगों ने तो भाई जो उठाया है उसके बाद उस कविता को, मतलब ऑनलाइन मैं बहुत उसको पोस्ट नहीं किया था, एक आध बार कहीं पोस्ट किया हूँ, तब ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं था ये सब पोस्ट करने का। तो मैंने IGTV पे डाला था, मैंने IGTV पे डाल दिया था एक बार। हाँ, तब IGTV था। हाँ, तो व्यूज उस पर कुछ ज्यादा खास आए नहीं थे, लेकिन ऑफलाइन में जो प्यार मिला है ना लोगों को मुझको उस कविता से, मुझे लगता है कि अब तक में मैंने जो कुछ काफी अच्छा लिखा है वो वही लिखा है। तवायफ की स्टोरी डिटेल्ड है, अच्छी स्टोरी है। अभी मुझे पूरी याद नहीं है, वरना मैं सुना देता। ओके, तो थोड़ा बहुत कुछ याद होगा तवायफ। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। हर रोज मनिंद एक शाम हुई, मिल बैठे सब एग्जाम हुई, मैं खी करके हंसता था, बातें तो अब ये आम हुई। मैं अनुभवहीन पियागी था, बस नया नया ही आया था, मैं आता भी ना यहाँ मगर वो यार मेरा ले आया था। बोला चल तेरे सारे गम यूं चट मिटा देगी दारू, जिसके चक्कर में रोता है उसे बगल लिटा देगी दारू। दिल ना कहता मन हाँ कहता, तन मधुशाला तक चला गया, मैं हारे हुए पुरोधा सा बस खींचा चला गया। मैं दांत निपोरे खड़ा रहा, वो गंध मुझे दुत्कार रही, बस यहीं तक लिखा था। मैं भगा, फिर यहाँ से मैंने अगला लिखना शुरू किया था, वो 6 महीने बाद। मैं भगा वहां से सरपट पर, 2 आंखें मुझे निहार रहीं, उन आंखों में कुछ खास नहीं था पर आंखें मतवाली थीं, जाने क्या था उन आंखों में, जाने क्यों उनमें लाली थी। और ऐसे करके फिर आगे है, पूरी कविता है। तो मुझे अभी अच्छे से ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर मैं करवा दूंगा। वो अच्छी कविता है, मतलब मैं इंस्टा पे भी है शायद, अब नहीं है इंस्टा पे। पर अच्छी कविता है, मैं उसको यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, कुछ दिन बाद करूंगा उसको मैं।
सही सही। याद होता तो मैं बताता यार, वो भूल गया मुझे। बहुत अच्छी और कौन कौन सी आपकी क्रिएशन है कविता में? कविता भाई छोटी छोटी तो मैंने काफी लिखी हैं। जैसे हिंदी में बताता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने लिखा था एक कि सरगमों में है तुमा तो श्वेत वस्त्रधारिणी है, स्वरों की जन्मदात्री पुण्य अवतारिणी है, तीनों लोक 14 भुवन तुझे पूजते हैं, विद्यापीठ की तू मैया मुख्य कार्यकारिणी, सतयुग कर दे तू कलयुग को भवानी, नाम मुक्ति देता ऋषि रिपुदल वारिणी। ये मैंने 11th में लिखी थी, अपने स्कूल की जो माता जी हैं सरस्वती माता, उनके लिए वंदना लिखी थी मैंने। और भाई एक वेदांत भैया इसका म्यूजिक बनाइए भाई, इसको गाना निकालना है। बहुत सही लग रहा ये है। छंद था। और एक मैंने अभी, हाँ एक बहुत लेटेस्ट है, उसको काफ़ी प्यार मिला है, 2 साल हुआ उसको लिखे हुए मुझे। सवैये की टोन पे है वो। उसको काफ़ी प्यार मिला था। रुको एक सेकंड, याद नहीं आ रहा। हाँ, जब देखी विचित्र मनोहर छवि, कहिए किस ओर चले अब जी, अब जान में जान न सांसों में सांस, हरो अब प्राण यही विनती, तुम देखो हमें हम देखें तुम्हें, तुम देखो हमें हम देखें तुम्हें, तुम देख के यूं ऋषि आके चली, तुम प्रेम पुजारी यार भूल गया। वो है मतलब छंद मैंने काफी लिखे हैं, परफॉर्म ना करने की वजह से मुझे दिमाग से उतर जाते हैं स्पीच। ओके। हाँ तुम अरे यार फिर भूल गया। तुम तेज शिकारी एक मीठी कटारी, हमारे कलेजे के पार चली, ऐसे करके ये पूरा 16 लाइन का 16 नहीं 20 लाइन का एक छंद है। अच्छा छंद है, मतलब उसको भी लोगों ने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा है, लोगों ने प्यार दिया है उसको, तो मुझे लगता है कि ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया है। थैंक्स। हाँ ठीक है, वो ठीक है, अच्छा छंद है वो। यस। तो बचपन में क्या आपको स्टैंड अप कॉमेडी करना था कि पोएट्री करना था, कि क्या करना था बचपन से क्या करना था आपको, ये बताएं। नाम कमाना था भाई। ओके। अपने को नाम कमाना था। तो बचपन से अभी तक की स्टोरी बताइए, क्या क्या हुआ आपके साथ, और जो भी अभी तक की यू टर्न्स हैं यार बहुत सारे मेरी कहानी में। मतलब 5th तक तो मेरा क्लियर कट गोल था, मेरे लिए एक ही हीरो था, वो था आर्मी। मेरा एकदम फाइनल गोल था, मतलब मुझे ठीक से याद है। तुम सोचो वो फाउंडेशन कितनी मजबूत रही होगी। मुझे याद है कि मुझे 5th तक मेरे दिल में था कि मुझे आर्मी में जाना है। 2 रीज़न है, मेरा घर पुलिस लाइन के पास है, तो मैंने वर्दी वालों को देखा है, तो मुझे वर्दी मतलब मुझे वर्दी चाहिए, मुझे मजा आता था वर्दी देख के। तो मेरे दिमाग में था कि आर्मी में जाएंगे, बड़े होंगे तो फौजी बनेंगे। बॉर्डर मूवी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मेरे दिमाग में रहता है फौजी बनेंगे, जाएंगे मरेंगे फौजी। मैं मम्मी से बोल दिया था। हमें हाँ, मैं मम्मी से बोल दिया, मैं कहा मम्मी फौजी बनूंगा, जाऊंगा, वो कश्मीर में मरूंगा। मेरी मम्मी मारते मारते उसी दिन मार डालती मुझे। फिर 5th में मेरा हाथ टूट गया। अच्छा। और उसका हुआ ऑपरेशन, बड़ा सा निशान है हाथ में। क्या हुआ था? भाई गिर गए साइकिल से ऐसे ही। अच्छा। ऐसे ही भाई गिर गए। 5वीं का लौंडा 24 इंच की साइकिल चला रहा था, गिरेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। गिर गए भाई, तो गिर गए, टूट गया हाथ। टूट गया तो भाई सपना टूट गया, हाथ नहीं था सपना था। तो वो तो मैं रोया फिर उसके लिए। ऑपरेशन हुआ। फिर एक लोग कोई आए मूर्ख चंद, मुझको बोल के गए कि तुम धर्मगुरु बन सकते हो वहाँ जाके आर्मी में, उसके लिए हाथ टूटने का कुछ नहीं था। हम कहे अंधे, निशान देख रहा है। आर्मी वाले मुझे अपने कैंपस में दर्शक बन के नहीं आने देंगे। तो उसके बाद ऐसा हुआ, मेरा हाथ टूट गया था, तो मैं ज़्यादा खेलने वेलने में भी ऐसा था कि अब पंचिंग बॉक्सिंग है ना, और जो इंटरेक्शन गेम्स हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एंथुजियास्ट बिल्कुल नहीं थे। उनको लगता था ऑफलाइन जितना लड़का रहेगा, जितना स्क्रीन से दूर रहे उतना अच्छा। तो वो वाला भी मैं उधर भी नहीं गया, एथलेटिक्स में या GTA VTA में मैं कभी नहीं गया। मेरे पास एक PC है, मेरे आज तक मेरे उस पर GTA नहीं है। मुझे आज तक नहीं पता कि 5 लेवल के बाद क्या मिशन होता है GTA में। मैं खेला ही नहीं हूँ भाई अपनी ज़िंदगी में। मुझे कहाँ से पता चले। मेरे घर पे ना रिसोर्स था, सीधी बात, ना मेरे मम्मी पापा उस टाइप के थे कि मुझे कंप्यूटर दिलवा के GTA खिलवाएं। उनका ये था क्रिकेट खेलना है तो जा क्रिकेट खेलो या चोर पुलिस खेलो, ये वाला था। तो भाई फिर क्रिकेट खेला मैं बहुत दिन, 9th तक। फिर और दूसरी चीज़ थी, घर पे थे, कुछ और करना नहीं है, दोस्ती अय्यासी करनी नहीं है, क्योंकि हाथ टूट गया है भाई, और बहुत नाजुक तरीके से टूट गया है। तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा था, पढ़ना।
फिर मैं भाई 6वीं से पढ़ना शुरू किया, मतलब कुत्तों वाली पढ़ाई। तो फिर 9th में अच्छा रिजल्ट था, 10th में पढ़ रहा था मैं। 10th में मेरे पूरे स्कूल को, मेरे स्कूल छोड़ो और जो स्कूल थे उनको भी ये उम्मीद थी कि ये तो स्टेट में रैंक ले आएगा। अच्छा हाँ भाई, के? मतलब वो 3 महीने में जो एग्ज़ाम होता है क्वार्टरली एग्ज़ाम दिया 96। फिर सिर्फ क्वार्टरली दिया था, सितंबर में हुआ था, दे दिया था। उसके बाद सितंबर में ही भाई ने देख ली चाइना, वो चांदनी चौक टू चाइना मूवी मैंने शाम को। अब भाई देखी चांदनी चौक टू चाइना मूवी, वो जो भी नाम है उसका, और उसके बाद भाई को अब करना है कुंफू। भाई ने अपने घर में ऐसा भयानक कुंफू करा भाई कि दाहिना हाथ भी तोड़ लिया भाई। प्रॉपर ऐसा 180 से 190 तक मुड़ा है भाई उल्टा हाथ मेरा। 180 से 190? हाँ भाई, बढ़िया 180 है, 190 हो गया भाई, प्रॉपर बढ़िया से टूटा। फिर वो 6 महीना मेरा जो 10th का जो सबका सपना था कि ये तो रैंक लाएगा, 87% आया घूम फिर के पानी में। ठीक, मेरे पापा बोले ये नहीं संभल रहा है हम लोगों से, घर पे रहेगा नहीं संभलेगा, इसको हॉस्टल भेजो। तो मैं हॉस्टल चला गया, 2 साल बॉयज़ हॉस्टल। भाई 10वीं में मैं जितना घूंचू इंसान था, मेरी क्लास का लौंडा पीछे से उठ के आता था, मुझे एक पड़ाका थप्पड़ मार के चला गया। मैं रोया हूँ बैठ के, लेकिन बोला नहीं किसी से कुछ। डर था अपने मन में अंदर कि मेरे तो दोनों हाथ टूट गए, मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, वो वाला था घोंचू मेंटालिटी एकदम से। मुझे तो ये लगता था कि मैं अगर बढ़िया नंबर ले आ दूंगा तो सब के मुंह पे चांटे बज जाएंगे, ये वाला मेरा वो था। और सही में हुआ है भाई, पीछे से लड़का उठ के आया, एक थप्पड़ मार के खींच गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैं गया भाई बॉयज हॉस्टल 11th। ये है यू टर्न भाई मेरा। इतना बड़ा था भाई मैं, इतना बड़ा, मतलब 5 फुट 2-3 इंच था, छोटा था, मोटा हो गया था दवाइयाँ खा के, मोटा तो अभी भी हूँ। गया मैं वहाँ भाई। अब भाई बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं जानवर, उनको फर्क नहीं पड़ता तुम कमज़ोर हो, बोल लेते हो, गूंगे हो, बहरे हो, लूले हो, लंगड़े हो। उनके लिए जैसे वो हैं वैसे तुम हो भाई। जो हेल्थ ट्रीटमेंट दिया है भाई उन्होंने मुझे 6 महीना, दर पे रुला देते थे भाई, दर पे रुला देते थे। अबे मैं एक दिन सो रहा था, 4 लौंडे चद्दर सहित उठा के ले गए, पानी में डाल दिए। क्यों डाल दिए? ऐसे ही, मजे के लिए, ऐसे ही भाई, रैंडमली आए मेरे बेड पे बैठे हैं। कैसे आए मेरे बेड पे बैठ गए, उधर से नंगे पैर अपने हॉस्टल से टल रहे, पैर दोनों ऊपर करके ऐसे करके रगड़ते हुए बैठ गए। इरिटेट करने की निंजा टेक्निक। कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मन है उनका करने का। तो भाई फिर उन लॉन्डो ने ना, मजाक नहीं भाई, तुम लोग को अभी भी सैल्यूट है भाई, उन लॉन्डो ने मुझे जो राक्षस बनाया है ना भाई। 11th में भाई, 11th में गया था, तीसरे दिन रोया था क्लास में। अभिषेक सिंह जो थप्पड़ मारे थे ना तुम, मुझे भूला नहीं हूं मैं। भाई क्लास में पीछे से उठ के मारा खींच के एक पड़ाका। मैं उसको क्या बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ, प्रिंसिपल 11th का लौंडा बोल रहा है ये बात। भाई उन लोगों ने मुझे मारा नहीं होता ना भाई, तो मैं ये तो निकल के नहीं आ रहा था, ये मेरा अंदर कहीं दब चुका था। मैं अब तक कहीं बैठ के कुछ कॉर्पोरेट में कुछ कर रहा होता, मैं ये तो नहीं निकल के आता। फिर भाई 12वीं में जो मैंने फाड़ी है ना लोगों की चौड़े से भाई, उतनी 12वीं में भी उतनी नहीं कर पाया मैं, उतनी मैं नहीं कर पाया 12वीं में। मतलब ये था कि मैं आ गया था थोड़ा सा। फिर भाई आए, फिर भाई आया तुम्हारे इलाहाबाद, जो रही सही कसर रह गई थी ना भाई। चौथे दिन भाई मैं कट्टा मेरे हाथ में था भाई, चौथे दिन लौंडे कह रहे हैं जरा इसको पकड़ के देखो तुम्हें फील ना आ जाए। तो ये है भाई। उसके बाद फिर कॉलेज, उसके बाद पीजी। फिलहाल मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्कॉलर हूँ, मास्टर्स है मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में, अच्छे नंबर से है, और स्टैंड अप कर रहा हूँ, और बहुत ढेर सारी चीज़ें करी इलाहाबाद आने के बाद। ये मैं जब आया तो इलाहाबाद था ये, फिर प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद भी मेरी कर्म भूमि थी, प्रयागराज भी मेरी कर्म भूमि है, और इलाहाबाद ने अपने लेसन्स दिए हैं, प्रयागराज ने अपने लेसन्स दिए हैं। प्रयागराज तो लेसन्स दे रहा है। डिफरेंस क्या लेसन्स मिले आपको? नाम से कोई डिफरेंट लेसन्स नहीं मिले हैं। देखो सीधी बात है, मैं एक वर्स बोल रहा हूँ, जैसे जो लड़का हमेशा से IAS की तैयारी करने आ रहा है इलाहाबाद, ठीक है, उसके लिए अब ये प्रयागराज है, ठीक है, क्योंकि उसको तो प्रयागराज लिखना पड़ेगा, उसको तो प्रयागराज पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रयागराज है।
लेकिन जो 80 साल का बुढ़ा पिछले 10, 15, 20 साल से यहाँ माघ में आके 1 महीने रहता है, कल्पवास करता है, तुम उससे जाके बोलोगे ना, वो हिंदुत्व के सबसे करीब है, लेकिन आज भी उसके मुंह से यही निकलता है जा रहे हैं इलाहाबाद। हाँ, क्योंकि 20 साल इलाहाबाद आया है ना। हम लोग ट्रांजिशन वाली जनरेशन थे, हमने इलाहाबाद भी देखा, हमने प्रयागराज भी देखा। ट्रू। और मैं किसी को वो समर्थन नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन मैंने ये देखा कि प्रयागराज इलाहाबाद से कितनी तेजी से आगे बढ़ा, प्रयागराज ने इलाहाबाद को कितना पीछे छोड़ा, ये मैं देखा। ओके ठीक है, ओके। तो कुछ लोगों के लिए ये इलाहाबाद ही रहेगा और कुछ के लिए ये प्रयागराज ही रहेगा। कुछ के लिए ये हमेशा से प्रयाग था, हमेशा से प्रयाग नगरी थी। कुछ लोगों के लिए, मेरे मम्मी पिताजी के लिए हमेशा से प्रयाग नगरी थी। मेरे मम्मी पापा कभी नहीं बोले, जब इलाहाबाद था तब नहीं बोलते थे इलाहाबाद, बोलते थे प्रयाग ले जाओ, संगम ले जाओ। तो इलाहाबाद और प्रयागराज अपने आप में दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। मुझे लगता है कि जो कटरा है, जो कटरा मार्केट है, जो यूनिवर्सिटी चौराहा है, जो यूनिवर्सिटी का एरिया है, जो सलोरी है, जो स्टूडेंट का एरिया है, वो इलाहाबाद है भाई। भले उन लड़कों को अपनी कॉपी में आज की डेट में प्रयागराज लिखना पड़े, पर वो इलाहाबाद है भाई। ठीक है, आईएएस की फैक्ट्री इलाहाबाद हमेशा था, इलाहाबाद था आईएएस की फैक्ट्री। और संगम तो भाई कभी इलाहाबाद में लगा ही नहीं, संगम तो हमेशा से प्रयाग में लगा है। मेला तो भाई हमेशा प्रयाग में लगा है, सीधी बात। ट्रू। प्रयाग मेला क्षेत्र हमेशा से था। दो अलग एंटिटीज हैं प्रयागराज और इलाहाबाद। इलाहाबाद कुछ लोगों के दिलों में है, और प्रयागराज तो इलाहाबाद कुछ लोगों की जहन में है, दिलों में है, कुछ लोगों के जहन में है। प्रयागराज तो खून में है भाई। अब हम पहले भी था, अभी भी है, तो खून में ही है वो। तो दोनों में कोई ऐसा अंतर करने वाली चीज नहीं है। मैं तुमको तुम्हारे नाम से बुलाऊं या चाहे ये भैया बुला लूं, वो तो तुम वही। तो एक ही चीज है, पहचान दोनों की। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पहचान करते हैं। ऑफिशियली भाई मैं भी मानता हूँ प्रयागराज है, मैं नहीं कह रहा इलाहाबाद है, पर बात में इलाहाबाद निकलता है मुंह से, तो क्या करे। हाँ बिल्कुल। तो यही है। ओके, नो फिर क्या। अब भैया बात आती है टेडेक्स की। टेडेक्स की, हाँ। ये का इंस्टाग्राम देखोगे आप, टेडेक्स मिलेंगे आपको। टेडेक्स परफॉर्मर। अभी कल ही परसों अपडेट किया, वही जानबूझ के लिखा। मैं कहा जानो, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई जो जिंदगी तुम जीने के सपने देख रहे हो, मैं जी के छोड़ लिया भाई। मुझसे मत उलझो, मैं पूछते बिगाड़ दूंगा। मैं पूछते बिगाड़ दूंगा भाई, मैं आदमी खराब हूँ। तो ये बताइए कि टेडेक्स से बातचीत कैसे चालू हुई आपकी? टेडेक्स से बातचीत के लिए मैं सबसे पहले एक इंसान को थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू क्या बोलूंगा, मैं उसकी स्टोरी को थैंक यू बोलूंगा। प्रखर गुप्ता, जानते हो तुम उसको? हाँ। काफी जूनियर है मेरा, बहुत छोटा है मुझसे। उसने स्टोरी लगाई कि टेडेक्स कटरा हो रहा है, प्रयागराज का पहला टेडेक्स हो रहा था, टेडेक्स कटरा हो रहा है। उस पे नीड एक्सपेक्ट नहीं, उस पे मैं परफॉर्म करूंगा। उसने ये लगाया कि हाँ मैं रैप कर रहा हूँ। ओके, मैं कहा ये भी ये कर रहा है, मैं भी बात करता हूँ। तो मैंने प्रखर से शायद नंबर मांगा था कि कौन करा रहा है, जरा नंबर दो। मुझे कंफ्यूजन है इस चीज़ में, याद नहीं आ रहा है कि मैंने नंबर मांगा था कि बैनर से नंबर उठाया था। और जहाँ तक है मैंने प्रखर से मांगा ही था, क्योंकि मुझे पता था कि इससे मेरी अच्छी है, ये दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसने फिर पवन त्रिपाठी का नंबर दिया, पवन भैया का नंबर दिया। मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई अपना इंस्टा बता दो। तो उस समय इंस्टा पे मैं ऐसा कुछ डालता ही नहीं था। तो मैं कहा भैया इंस्टा पे कुछ नहीं है, मेरा कोई ऑनलाइन कैटलॉग नहीं है, सीधी बात। पर मैंने 1-2 स्टैंड अप पहले करे हुए हैं शो, आप प्रैक्टिस करवाओगे तो मैं एक दिन आके परफॉर्म कर दूंगा आपके सामने, आप डिसाइड कर लेना क्या करना है क्या नहीं करना। पवन भैया ने कहा ठीक है कल आ जाओ, देखते हैं। मैं गया, प्रैक्टिस चल रही थी। तो प्रैक्टिस सेशन में पहले तो हम लोगों ने बैनर पोस्टर रंगवाए, उसके लकड़ी वकड़ी लगवाए, लाइट सही कराई, माइक वाइक लगवाया। फिर आया कि ट्रायल ले लो। प्रखर ने ट्रायल लिया। प्रखर तो पहले से ही सिलेक्टेड था, वो तो होना ही था, प्रखर तो कर ही रहा था परफॉर्मेंस। अच्छा, प्रखर भैया के अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम लोग के इस वीडियो के 2 वीडियो पहले प्रखर भैया का पॉडकास्ट आ चुका है, मैं देखा भी हूँ। तो अगर आप लोग को वो पॉडकास्ट देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, साथ में इस वीडियो के एंड में भी आ जाएगा, और शायद कहीं ना कहीं ऊपर भी आ रहा होगा आई बटन वगैरह पे, देख लो भाई, अच्छा है। तो काफी अच्छे रैपर हैं, और प्रयागराज के और भी रैपर्स का पॉडकास्ट यहाँ पे आ रहा है, और भी म्यूजिशियंस का आ रहा है, तो काफी अच्छी चीजें हो रही हैं इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लो यार, बोलता नहीं हूँ लेकिन कर लो। कर लेना। तो अब सीन बता रहे हैं। तो प्रखर, मैं गया वहाँ, हम लोग हुआ, हमने परफॉर्म करा।
हमने खुल के गया भाई, NCZCC में था, कोई था नहीं सामने, बस वही ऑर्गेनाइजर्स की टीम बैठी हुई है, इंडिपेंडेंट शो था उनका, तो ऑर्गेनाइजर्स की टीम बैठी हुई है, उनकी TEDx के जो ऑर्गेनाइजर्स उनकी टीम बैठी, मैंने परफॉर्म करा भाई, उन्हें मजा आ गया। फिर वो आए करेक्शन लेके, वो लोग पेपर पेन लेके बैठे थे, वो आए करेक्शन लेके मेरे वो बोले थे मुझे कि 20 मिनट का सेट लेके आओ, मैं 20 मिनट का सेट लेके गया था भाई, मेरे 20 मिनट के सेट में से उन्होंने 10 जोक निकाल दिए। अच्छा, कह रहे हैं इस पे पेटा नाराज हो सकता है, तो ये TEDx की स्टेज गाइडलाइंस के, बहुत गाइडलाइंस है भाई उनकी, बहुत गाइडलाइंस है, ओके, सीरियसली तुम्हें डैड जोक्स करने होते हैं वहाँ। अच्छा, हाँ मतलब एक शब्द में बताऊं तो बहुत माइनर जोक्स करने होते हैं, तुमने जरा सा भाई जोक में तुम्हारे जरा सी भी ऐसा तीखापन हुआ ना, वो कहते हैं भाई गाइडलाइन, भाई गाइडलाइन। एक्चुअली दे आर रेप्यूटेटेड, है ना, दे आर अ रेप्यूटेटेड प्लेटफॉर्म। True. तो आप वहाँ खड़े होके जो ये नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो मैंने भी भाई, मुझे भी उनकी रिस्पेक्ट तो है ही, तो मैं कहा भाई बिल्कुल आप जो करेक्शन बोलो मैं करता हूँ। मैंने करेक्शन करा, करेक्शन करके दोबारा परफॉर्म किया, दोबारा उन्हें लगा बिल्कुल सही है, करवाते हैं इसका। अगले दिन भाई मैंने करा परफॉर्म, अगले दिन भाई ऑडिटोरियम फिर वो आधा भरा था, पूरा नहीं भरा था, आधा भरा था। और उस दिन भाई मैंने 2 दिन मैं स्टोरी लगाई उसकी कि मैं परफॉर्म करने आ रहा हूँ, और 1-2 लोगों को कॉल भी किया मैंने कि भाई मेरी लगा दो स्टोरी, में परफॉर्म करूँगा ये वो। तो भाई फिर वो बंदे आके मुझे, वो ऑर्गेनाइजर्स आके अगले दिन बता रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजर मुझे पहचानते थोड़ी थे, एक दिन में पहचान तो गए नहीं थे, तो वो आए ग्रीन रूम में, ऋषि कौन है, तो मैं कहा भैया मैं हूँ, मैं तुम स्टैंड अप करोगे, जी भैया। कह रहे अबे यार क्या बात है भाई, वो तुम्हारे 5-7 लौंडे बाहर आके खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी कब होगी। तो हमने जब कहा कि अंदर बैठ जाओ, तो कह रहे हैं हम तो बस ऋषि भैया को देखने आए हैं, हम नहीं बैठेंगे अंदर। हाँ, मैं कहा भैया उनको धूप ऊप नहीं, कह रहे हैं उनको कुछ नहीं लग रही भाई, वो बैठे हैं 2 घंटे से वहीं। अरे बाप रे भाई, ये मतलब मुझे तब लगा भाई कि नहीं यार भाई, लड़के तुम्हें कभी कभी इतना सपोर्ट दिखा देते हैं सडनली। जैसे जाकिर ने बोला है अपने नए वाले स्टैंड अप में कि लड़कों की दोस्ती हार्डवेयर फ्रेंडशिप है ना जी, हेल्प पूरी है उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उन्हें लगा कि वाह ना भाई कर रहा है भाई, वो लोग दाल चावल चोखा खाए पहुंच गए। वो कह रहे हैं मुझे कोई CEO एंटरप्रेन्योर 3-5-15 नहीं सुनना, ये बताओ भाई कब परफॉर्म करेगा। हमने करा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यार, सीरियसली जो चीखे हैं ना दोस्त मेरे, मुझे तो लगता है मैंने उतना अच्छा करा भी नहीं जितना वो चिल्लाए हैं। मुझे तो लग रहा है वो चिल्ला दे रहे थे भाई, पीयर प्रेशर में बैठे लोग चिल्ला दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई इतने लोग हंस रहे हैं हम भी हंस देते हैं। इस चक्कर में भाई वो सेट मेरा चला गया मस्त। ओके, फिर उन्होंने मुझे दूसरे उस पर बुलाया, कोटा में नहीं जा पाया, मेरा दूसरा टेड रह गया। नहीं, दूसरे में उन्होंने बुलाया मुझे दिसंबर में अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद मुझे जाना ही था, तो अहमदाबाद गए, दूसरा स्टैंड अप वहाँ करा। वहाँ मैं 1-2 बहुत अच्छे लोगों से मिला। डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ फिजिक्स वाला विपिन शर्मा सर, बायोलॉजी के सबसे बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं, उनसे मिला मैं। उनसे तो मेरी हार्ट टू हार्ट काफ़ी बातें हुई, अच्छी बातें हुई। तो TEDx की अच्छी बात है यार, आप वहाँ जाते हो एज अ ऑडियंस भी, अगर आप जा रहे हो ना, आप अच्छे लोगों को देखते हो, अच्छे लोगों को आप बोलते हुए सुनते हो, अच्छे लोगों को काम करते हुए देखते हो, तो उनसे मैंने बहुत सीखा। फिर तीसरा परफॉर्मेंस हुआ गुड़गांव में। तो वहाँ गए, वहाँ फिर मैं गया था, प्रखर भी गया था, वेदांत गया था, तो फिर वहाँ गए। पर वो टेड में कुछ टीम इधर उधर भी थी, कुछ उनका अपना कुछ इश्यूज भी रहे होंगे, जो भी रहे होंगे। वो टेड मुझे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, टेड जैसा नहीं लगा। ओके, वो मुझे ऐसा लगा कि बेबी टेड है, मुझे ऐसा लगा। न्यू टर्म बना दी भैया ने। हाँ, वो टेड मुझे टेड एक्स जैसा नहीं लगा सीरियसली, जो एक टेड एक्स वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 तो मैंने करे हैं ना, तो मुझे इतना तो बेसिक आइडिया है कि टेड एक्स कैसा होता है। वो टेड एक्स मुझे टेड एक्स जैसा नहीं लगा, वो मुझे लगा टेड एक्स ऐसा लगा, वो टेड एक्स पता नहीं क्यों लेकिन लगा। पर ठीक है, इवेंट वो भी अच्छा था, मुझे एक अच्छा स्टेज मिला, मुझे एक टैग मिल गया 3 times TEDx का, तो ठीक है, मुझे उससे इशू नहीं है। पर आई गेस उनकी अपनी टीम में कुछ इश्यूज रहे होंगे या जो भी रहा होगा, मुझे उससे कोई ज़्यादा, मेरा उनसे लेना देना नहीं है, मेरी तरफ से कोई मलाल नहीं उन्हें, उन्होंने भी अच्छा शो कराया, अच्छा शो था। ये था कि थोड़ा और अच्छा, वो काफ़ी अच्छा हो सकता था। टेड के लेवल तक नहीं गया यार वो शो, टेड का लेवल भाई ऐसा क्या हुआ था जो आपको लगा कि ये लेवल पे नहीं? स्टेज यार क्या नहीं था, स्टेज ऑडियो सिस्टम ही नहीं है। आपने रैपर बुला रखा है परफॉर्म करने के लिए, फिर उसको आप दे रहे हो ये वाला माइक लगा के बोल लो, और उसके बाद वो अगर चल रहा है तो आपकी माइक
कनेक्टिविटी खत्म हो जा रही है, अरे यार वो चलेगा नहीं तो रैप कैसे करेगा, उसको तो कूदने की अवेलेबिलिटी दो ना, तब तो पावर लाएगा वो अपनी परफॉर्मेंस में। तो यही सब दो चार चीजें थी, तो वो मुझे कुछ नहीं जमा टेड। उसके बाद मैंने कोई टेड करा भी नहीं है भाई। अच्छा 3 करे मैंने टेड, मैं अभी भी करना चाहता हूँ ब्लीडिंगली, और परफॉर्मेंस टेड में करना चाहता हूँ। मैं अच्छे लोगों से मिलता हूँ टेड के थ्रू, अच्छी नई चीज़ें सीखता हूँ मैं टेड के थ्रू। मैंने जितनी चीज़ें वहाँ के प्रेजेंटेशंस देख के सीखी हैं, मुझे नहीं लगता भाई ऐसी चीज़ कोई बताता। बहुत अच्छी चीज़ों लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर करी हैं, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है मौका नहीं मिला या कुछ हुआ, पर नहीं करा उसके बाद। अभी भी मैं करना चाहता हूँ, मुझे मिलेगा अभी मैं और करूँगा टेड। मैं तो चाहता हूँ कि यार महीने एक टेड करूँ। हाँ मैं कर दूंगा भाई। तो ये है टेड की स्टोरी, ये ऐसा टेड। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो आपने अपने बारे में बताई है, जो अभी तक हम लोगों ने जो स्टोरी सुनी है, उसके हिसाब से अगर आपकी ये जो लाइफ है ये एक मूवी होती, इसका टाइटल क्या आप सोचते हैं? मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था। ओके बस यही टॉपिक है भाई। तो अब कुछ रैंडम क्वेश्चंस आने वाले जो कि आप लोग देख लीजिए, पागल रहते हैं। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि ऐसी कोई अनयूजुअल वाली टैलेंट जो किसी को नहीं पता है और सिर्फ आप जानते हैं, वो मेरे पास ये टैलेंट है। मैं कुक कर लेता हूँ काफ़ी ठीक, और ये अनयूजुअल नहीं है, मतलब कुक तो इतने साल बाहर रहा हूँ तो ठीक ही है, कुक तो करना आना चाहिए। यूजलेस टैलेंट की बात कर रहे हो क्या? एक मेरे पास यूजलेस टैलेंट है पर अनयूजुअल टैलेंट के बारे में है, मैं कुक बढ़िया कर लेता हूँ, और मुझे चीज़ें कलेक्ट करने का शौक है। तो थोड़ा सा इसको टैलेंट नहीं बोलेंगे, शौक बोलेंगे, पर टैलेंट है कि मैं कुक कर लेता हूँ, अच्छा कुक कर लेता हूँ मैं। और यूजलेस भाई बहुत टैलेंट है मेरे पास, यूजलेस। खा के सोना कहो, बच्चे छेड़ना, पीडोफाइल वाला नहीं, बच्चे मारना। हाँ भाई मैं ऐसे रास्ते चलते बच्चे थप्पड़ मार देता हूँ। मतलब चीजों में आग लगाना, मतलब ऐसा फूक देना नहीं, ऐसा बोल रहा था आपको। चुगली करना, ऐसे मेरे बहुत यूजलेस टैलेंट है भाई, मैं करता हूँ ये सब। ओके बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। तो आपका एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आपको चांस मिले डिनर करने का, अगर आपको चांस मिले डिनर करने का किसी हिस्टोरियन फिगर के साथ, कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही इज द लेजेंड ब्रो। मतलब ओके मुझे लगता है कि ये जो आज़ादी है ना, ये आपको शादी की थाली में परोस के तो मिली नहीं है। वो थे भाई वो बोस, जिनको आप कुछ भी बोल लो, कंट्रोवर्सीज भी हैं उनके नाम की। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई रिस्पेक्ट हिम द मोस्ट, कह सकते हो। और कौन नहीं करना चाहता यार कंट्रोवर्शियल बंदे के साथ डिनर? गांधी का तो सबको पता है, कब जिए कब मरे क्या किए। मैं उस बंदे के साथ डिनर करके आऊँ जिसके मौत का तक पता नहीं है। तुम लोगों को क्या पता जो मैंने डिनर किया वही लास्ट डिनर हो जाए तो मजे ना आ जाए, फिर तो भाई लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, एक इंटरव्यू दे दो। इसीलिए मैं उनके साथ डिनर करना चाहता हूँ। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट मैन। उनसे ज्यादा वॉरियर मेंटालिटी वाला आदमी कोई है नहीं पूरे मतलब स्वतंत्रता संग्राम में। ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम हुआ है 1900 के बाद से, 1920 के बाद से बेसिकली। नो वन इज लाइक हिम, लेजेंड। ग्रेट। अच्छा अभी तक जितना भी आप हम बता रहे थे ना कि आप हॉस्टल वगैरह काफ़ी गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें की है, तो उसमें कोई वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन किया है? वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन भाई एक से है मेरे पास। देखो ऐसा है, बताइए। एक अब देखो हाँ ये जैसे मैं कॉलेज अकेले रहा भाई, मैं अकेले रहा हूँ तो रैंडमली है, जो पढ़ा है बस खा लो भाई, ये वाला सिस्टम है अपना। तो और जो नहीं भी पढ़ा है तो बकचोद चीजें ट्राई कर लो। तो एक दिन मैं दही डाल के मैगी बनाया था, जो मैं उसके बारे में सोचता हूँ उल्टी आ जाती है मुझको। कसम से भाई, दही डाल के एक दिन में मैगी। अब मुझे थोड़ी पता था कि दही गर्म करने पे और खट्टी हो जाती है। हाँ अच्छा तब क्या भाई, थोड़ा सा मैगी हल्के से पानी में उबाला, उसमें दही डाल के भाई चला दिया कायदे से, जो घटिया चीज बना। हाय और उसके बाद भाई हाँ भाई टेस्ट करे थे? नहीं, मूंगफली के साथ केला खाया था मैं एक बार।
अब जो किया था वो किया था, मूंगफली के साथ केला खाया था। हाँ, और भाई Okay. और अच्छे हैं बहुत सारे हैं, मैं बता रहा हूँ और बता दूंगा मैं। मूंगफली के साथ केला खाया था, एक बार ये किया था। दही से मेरा ऑब्सेशन अलग है, मैं पोहे में डाल दिया था दही। खैर पोहा दही तो ठीक लगता मतलब दही से है, एक्सपेरिमेंट पोहा चलता खा रहता के है। अगर हल्का सा स्पाइसी दही ठीक लगता है, वो मुझे ठीक लगता है। पता नहीं कुछ लोग का दिमाग खराब हो जाए इस Okay. बात पर, मुझे सही लगता है, मुझे ठीक लगता है, मुझे ठीक लगता है। मैं और खाया हूँ। हाँ भाई, अरे तुम आई थिंक वो तुम जानना नहीं चाहते हो। भाई मैं सब जानने के लिए बैठा हूँ। अबे भाई मैं एक बार ये बताइए। भाई मैं एक बार रसमलाई और प्याज खा लिया था। मैं भाई क्यों खाया था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खा लिया था भाई, रसमलाई और प्याज खा लिया था भाई एक बार। पता नहीं भाई, मैं तो नशे भी नहीं करता, मैं नशे नहीं करता भाई। अबे वो वाली प्याज थी एक्चुअली, वो नहीं नहीं वो वाली भी वाली- प्याज जिसमें हाँ जो लाल लाल हो जाती है, वो क्या बोलते हैं उस प्याज को? अरे सिरके वाली प्याज। हाँ जो हाँ हाँ, उसका जिसमें टेस्ट बड़ा अच्छा वगैरह लगता ना। है। हाँ तो भाई मैं वो प्याज बिल्कुल। खाया, फिर रसमलाई खाया, तो जब जो घटिया लगा भाई वो मुझे। ये मेरा सबसे वियर्ड था आज तक। ओ भाई अरे भाई लाइन से है, मैं weird है? तो भाषण दे सकता हूँ इस टॉपिक। छोड़ो भाई, बहुत घटिया घटिया है भाई, हटाओ आगे बढ़ो। एक बार हाँ उससे एक लास्ट भाई, Okay. आलू पराठा बनाना था मुझको। अब भाई एक बनाओ दो बनाओ, फिर लगा कि हट भाई ये क्या है, बेल लो फिर आलू भरो फिर ये करो। भाई मैं आलू उसी में डाल दिया, आटे में गूंथ दिया पूरा आटा आलू के साथ। जो नीति भाई वो उसको मैं बेल ही नहीं पा रहा हूँ, बैठा हूँ 2 घंटे से उसको बेलना शुरू करता हूँ, कभी आलू चिपक जाता है, जब आलू नहीं चिपकता तो आटा चिपक जाता है। उसको फिर मैंने ऐसे हाथ से छोटी छोटी टिकिया बना के तल दिया भाई, डाल दिया था तवे तल दिया? कढ़ाई में भाई, पक के निकली। मेरा एक्सपेरिमेंट वो ठीक था मेरे हिसाब से। हाँ एक लास्ट, मुझको दाल में नींबू खाने का बहुत आदत है, मुझे अच्छा लगता है दाल में नींबू, घी रहे या नींबू रहे दाल में, ठीक। नहीं 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 वियर्डनेस ना अभी उसकी। लेकिन नींबू निचोड़ने में भाई को आ रहा था आलस। भाई ने एक दिन दाल चढ़ाई पकने, काट के नींबू डाल दिया उसी में। मैं मैं क्या सोच रहा हूँ कि दाल तो पकती ही है, उसमें मैं ऐसा नींबू डालता हूँ बाद में, क्यों? और उसमें दो चीज था, दाल तो पकती ही है, उसमें मैं नींबू डालता हूँ तो क्या होता है, नींबू ठीक से मैं निचोड़ भी नहीं पाता उसमें, और रह जाता है उसका जूस, मेहनत भी लगती है फालतू में। क्यों ना मैं पकते टाइम ही नींबू काट के डाल दूं, पूरा रस उसी में रहेगा। मैं निरा बुद्धि को ये नहीं पता था कि उसके छिलके का टेस्ट अलग होता है, और उसके छिलके का टेस्ट होता है दर कड़वा। उसके छिलके का टेस्ट होता है भाई दर कड़वा, कड़वा नहीं दर कड़वा। भाई वो जो दाल, इलाहाबादी शब्द। मैं पहले दाल खोला, सुनो, कटे 2 नींबू दिखे, उनको मैं निचोड़ा दोबारा से, पके नींबुओं को, उबले नींबुओं को, फेंका, चावल ले आया, चावल में घी डाला, चोखा बनाया, भात दाल चोखा, चावल में घी ऊपर से डाला, गरम गरम चावल पे चोखा लगाया भाई, दाल डाल के पहला कौर खाया हूँ। मेरी जबान साथ ही नहीं दे रही थी भाई, भरोसा नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है सिग्नल गलत जा रहे हैं, टेस्ट अच्छा है मुझे कड़वा फील हो रहा है। बहुत हार्ट साला। पूरी दाल भाई, पूरी दाल उस दिन मैं गाय को खिलाया, गाय नहीं खाई। कुत्ते खिला रहे हो। नगर पालिका वाले कहे हम इसे नहीं उठाएंगे। जो बात साफ बात, ये फालतू भाई टट्टी है वो उठा लूंगा, ये नहीं उठाऊंगा। दूसरी दाल बनाया भाई, सबसे घटिया मेरा यही था एक्सपीरियंस खाने के मामले में, सबसे दर घटी। अब थोड़ा सा वापस थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, हाँ स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन, क्या आपने भी बैक कैमरा थोड़ा सा बोला था, हाँ,
तो अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन की अगर बात करें तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि कितनी इनकम उनकी दो हो टाइप की सकती इनकम है भाई। ओके दो इनकम दो टाइप की होती है किसी भी आर्टिस्ट की। एक होती है जो प्यार की तरह मिलती है, एक होती है जिससे तुम प्यार करते हो, धन, पैसा। हम्म। तो स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन में भाई पैसा तो तुम भूल ही जाओ, ठीक है। पैसे की तो बात करो ही मत। घर Okay. पे जमीन है तो बेचो बल्कि थोड़ी सी। अच्छा हाँ, मतलब देखो यार, ऐसा है ना, ऐसा कोई एड रेवेन्यू वाला सिस्टम तो है नहीं, ठीक है। एड रेवेन्यू कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है। समझ रहा हूँ। पहले तो आपको थोड़े थोड़े से स्टैंड अप्स करने होंगे, कहीं नहीं कहीं कहीं जाके, वेन्यू बुक करके, लोगों को बुला के, ऐड करके, प्रमोशन करके, ओपन माइक्स। ओपन माइक्स के बारे में जानते हो कि नहीं जानते? ओपन माइक्स नहीं जानते? नहीं, ओपन माइक्स ओपन माइक्स का सीन पता है ना क्या कैसा होता बताइए। है? भाई देखो, इवेंट, ओपन माइक्स ऐसा वाहियात इवेंट है, मतलब अच्छे होते हैं ओपन माइक्स, लोगों के सीखने वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पर ओपन माइक का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना भाई उसका। टैलेंट तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, परफॉर्म तुम करोगे, लेकिन बंदा परफॉर्म करवाने का अपने इवेंट में तुमसे पैसा लेगा। तुम अपना अलग सुन रहा तुम अपना टैलेंट अपना टैलेंट दिखा के लोगों को गेस करने के लिए। किसी के इवेंट में जाके उसकी ऑडियंस को इंटरटेन करने का पैसा दोगे, और वो तुम्हें 5 मिनट देगा भाई, 5 मिनट, वाओ 5 मिनट भाई। 5 मिनट स्टैंड अप आर्टिस्ट हो या तुम पोएट हो, जो भी हो, 5 मिनट भाई, 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, इतनी देर में करिए। तुमने 300 रुपए दिए हैं भाई, इलाहाबाद में हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है, तुमने 300 रुपए दोगे तुम, फिर तुम जाओगे, फिर तुम 9 बजे से बैठे रहोगे। अलग अलग लोग कर रहे हैं, पहले तुम्हारा पहले पे नंबर आ जाए तो अलग बात है, पर तुम बैठे हो जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आ। बाकी और वहाँ 20 लोग भरे हैं जिनने 300 रुपए दिए हैं। फिर वो तुम्हें 2 घंटे बाद 1 कप चाय, चाटू चिप्स देंगे। हाँ हाँ, अबे मैंने 100-150 ओपन माइक करे हैं, मुझे मालूम, पैसा मैंने किसी में नहीं दिया, सब में यही होता है। होता है। तो 300 रुपया दोगे, वो तुम्हें 2 चीज़ देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें स्टेज दे रहे हैं परफॉर्म करने का, और दूसरी चीज़ वो कहते हैं हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। घंटा वीडियो दे रहा है कोई प्रयागराज में, उससे अच्छा फ़ोन से रिकॉर्ड हो जाता है वीडियो। सबको लग रहा था तो सोशल हाउस बन जाएंगे, हक दिए हैं सोशल हाउस के नाम पे, कुछ किया किसी ने है नहीं। तो बेसिकली ओपन माइक है। तो तुमने, मेन क्वेश्चन था तुम्हारा कि स्टैंड अप कॉमेडियन की इनकम की बात कर रहे थे। देखो, इनकम का एक ही सोर्स है, 2 सोर्स हैं उनके पास इनकम के। किसी पेड इवेंट में जाएं, इवेंट करें, तो वो हो गया, क्लाइंट ने फर्स्ट हैंड पैसे दे दिए, आप गए, आपने शो कर दिया, कॉर्पोरेट इवेंट कर दिया, वेडिंग्स कर दी, ये हो गया। और दूसरा उनका है उनके टिकटेड शो, जिसके टिकट्स बिकते हैं, वायरल हो रहे हैं, तो दूसरा भी हो गया। तीसरा एक, अभी मैं उसको प्राइमरी नहीं मान रहा हूँ, बट तीसरा एक और है स्टैंड अप कॉमेडियंस का सोर्स, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालना, यूट्यूब से एड रेवेन्यूज़ लेना, ठीक है। उसको किनारे कर देते हैं वो यूट्यूब एड रेवेन्यूज़, तो आप बिना शोज़ किए भी कर सकते हैं। पर एज एन स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन भाई, मुझे लगता है तुम्हें कमाई नहीं है, तुम्हें लगाना है पहले, तुम्हें वेन्यू बुक करना है पहले, तुम्हें प्रमोट करना है पहले, तुम्हें ओपन माइक्स में भी जाना है, 300 रुपये घुसाना ही है, तब तुम्हें 10 मिनट बोलने देगा वो सामने वाला बंदा, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी वो बोलने देगा, ठीक है। तो तुम्हें पहले तो घुसाना है भाई उसमें, इन्वेस्टमेंट की तरह। फिर तुम्हारा अगर कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को बोलना तुम्हारा अच्छा लग रहा है, तुम अगर इन्वेस्ट हो रहे हो उसमें, तब अपेरेंटली तुम धीरे धीरे कमीशन वर्क्स पाना शुरू करते हो। फिर तुम अपनी व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट, पहले आप आर्टिस्ट तो बनो। लोगों को सब पहले जाके पेड आर्टिस्ट बनना है, पहले आर्टिस्ट तो बन। द फर्स्ट स्टेप इज टू बी एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनो पहले, पेड उसके बाद जुड़ेगा ना तुम्हारे नाम में, है नहीं। बोलना तुम्हें यहाँ 1,500 लोग देख के तुम्हें पैर कांप जा रहे हैं, 1,500 या 150 लोग देख के तुम्हें पैर कांप जा रहे हैं, 15 लोग देख के कांप जा रहे हैं भाई लोगों के पैर। उनको बनना पेड आर्टिस्ट ऐसे नहीं होता भाई, गेम ऐसे नहीं होता। आपकी लोग वैल्यू तब करेंगे जब अपनी वैल्यू बनाओगे, और वैल्यू बनाने के लिए भाई अब आपको स्टेज चाहिए, अब स्टेज के लिए भाई वेन्यू चाहिए, वेन्यू के लिए पैसे चाहिए, माइक चाहिए, ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐसे करके चाहे तो तुम 5,000 का अपना शो करके 10 लोग बुलाओ, या किसी ओपन माइक में 300 दे दो, वहाँ 20 लोग ऑलरेडी बैठे रहेंगे। तो पहले तो लगाओ, उसके बाद कमाओ। ओके
अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी की अगर थोड़ा सा और बात करें, जैसे हाँ। अभी आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैसे कैसे जोक्स, अगर अभी आप जो ऑब्जर्व करेंगे उसमें किस टाइप के ठीक है। जोक्स लोग देखो ज्यादा पसंद करते हैं? दो टाइप के जोक्स मुझे समझ में आता है। जोक्स के दो जॉनर हैं। एक जॉनर होता है जोक का, जो जोक रह जाता है तुम्हारे पास। एक जोक है जो रह जाता है, ठीक है, मतलब वो तुम्हें अपनी लाइफ के अलग अलग मोमेंट्स में तुम्हें याद आ जाएगा, रिलेट कर जाओगे तुम उस जोक से। और एक जोक होता है जो तुम सुनते हो, हंसते हो, हटा देते हो, ठीक है। हम्म। तो और दोनों टाइप के जोक्स अच्छे हैं, दोनों में कोई खराबी नहीं है। और आपको दोनों टाइप के जोक्स रखने होंगे। जैसे किसी करंट टॉपिक पे आप जोक कर रहे हो तो ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, क्योंकि उनके उनके दिमाग में वो चीज़ है, इमीडिएटली वो चीज़ चल रहा है, ठीक है। बट ऑडियंस सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है उन जोक से जिनसे वो रिलेट कर पाती है। अब आप प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, आपकी ऑडियंस तो नहीं घूम रही है, तो आप अगर प्राइवेट जेट की बातें करोगे ऑडियंस के सामने, तो ऑडियंस इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, उससे इतना नहीं जुड़ेगी जितना कि मैं जनरल डिब्बे की ट्रेन की बातें करूंगा तो जुड़ेगी। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ? जाकिर या अनुभव भाई या जाकिर भाई, ये लोग ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं? बिकॉज उनका कंटेंट बहुत रिलेटेबल है। लोग लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि अबे हमारा भी एक दोस्त ऐसे करता था भाई, वो कह रहे हैं हमारा, अबे भाई हमारा भी दोस्त। जाकिर भाई ने अभी उनका नया मनपसंद आया, उसमें उन्होंने एक लाइन बोली, ना ये दोस्त लाइकेबल है, ना इनके कोई टैलेंट है ना, ये वाला लाइन है। लोग कनेक्ट कर रहे हैं भाई, लोग अपने दोस्तों को भेज रहे हैं कि तुम भी तो लाइकेबल नहीं हो। समझ? मुझे जो लगता है, जितना मैं अपने इंस्टा पे मैंने जितना काम किया है और जो मेरा स्ट्रगल अभी चल रहा है, जो मैं सीख रहा हूँ जो स्टैंड अप करना, तो मुझे ये समझ में आया है कि लोग रिलेटेबल टॉपिक्स से बहुत अंदर तक जुड़ते हैं, ठीक है, और करंट टॉपिक्स पे काफ़ी तेज हंसते हैं, तो दोनों अच्छा है, दोनों ओके। तो हाँ। काफी सारे शोज आपने किए हैं, टोटल कितने अभी तक आप बहुत सारे तो नहीं किए कर हैं? दिया हूँ मैं, पर छोटे बड़े मिला के आई गेस 50 क्रॉस हो रहे होंगे, 40-50, हाँ 40-50 50 क्रॉस हो रहे हैं। कर रहा हूँ। मतलब छोटे बड़े सारे मिला लो, कहीं कहीं अपन 4 लोग बैठे हैं तो भी कर लिया, लेकिन प्रॉपर सेट स्टैंड अप मैंने 20-25 करे। सेट जहाँ करा है मैंने 10-15 मिनट जहाँ कर पाया हूँ मैं। वैसे तो मैं अपना एक जो सेट बना रहा हूँ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट 1 घंटे होने वाला है, 1 घंटे 2 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास। ओके। तो जैसे आपने जोक्स बताए कि करंट वाले और वो सब, तो मतलब कौन कौन से बेसिक लाइफ टॉपिक्स जोक्स यार, क्या पसंद करते हैं बहुत ज्यादा? लाइव जोक्स। मुझे तो मेरे पास जो मेरे टॉपिक्स होते हैं पर्सनली, वो होते हैं, मेरा हॉस्टल एक्सपीरियंस हो गया, मैं उस पर जोक्स कर लेता हूँ, क्योंकि वो है ऐसा, मैं उस पर जोक्स कर लेता हूँ। स्कूल एक्सपीरियंसेस पे कर लेता हूँ, जो जहाँ जो मेरी थिंकिंग जितनी जा पाती है। मैं थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट के जोक्स कर लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कॉर्पोरेट में काम नहीं करा है तो मैं फालतू उंगली नहीं करता भाई। मैं बहुत ज़्यादा प्लेन में नहीं उड़ाऊँ तो मैं वहाँ से फालतू उंगली नहीं करता, क्योंकि भाई जो जोक करते टाइम मैं खुद कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे उम्मीद करूँ यार कि वो ऑडियंस कनेक्ट कर जाएगी? तो मैं उन चीज़ों में जाता ही नहीं हूँ जो जो जहाँ से मैं नहीं जुड़ पाता हूँ, सीधी बात है। तो टीचर्स पे हो गए जोक, पेरेंट्स पे थोड़े बहुत हो गए, बहुत हार्श नहीं करना चाहिए पेरेंट के जोक्स। आप कर दो, पर आपके जोक करने का तरीका अच्छा होना चाहिए यार। अब ऐसा ना हो कि देखो जोक करने में, मजाक करने में और डिसरिस्पेक्ट करने में इतना सा फर्क है, बस इतना सा, लाइन इतनी सी नीचे हुई डिसरिस्पेक्ट हो गया, लाइन के इतना सा ऊपर रह गया तो वो जोक है, सीधी बात है। हाँ, कुछ एग्जांपल देके समझा सकते हैं? जाकिर भाई का लेटेस्ट मैं भाई उसको इतना सुनता हूँ ना, वो मेरे लिए टेक्स्ट बुक है भाई, मैं इसीलिए तो 20 बार बोल चुका। जैसे जाकिर भाई का स्टैंड अप है, उसमें उन्होंने बोला कि हमने अपने पिताजी को रिटायर कर दिया इस साल, पिछले साल 2023 में रिटायर करा, 22 में, ठीक। ओके। अब हमारे अब पापा तो बहुत खुश हुए, पर मम्मी ने हमसे हमारी 3 महीने बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि ये आदमी बिना पूछे मुझ पे खुला क्यों छोड़ा। फिर उन्होंने उन्होंने बोला कि ये आदमी, ये अब हमारे घर में 60 साल का सिंह चैन घूम रहा है, उन्होंने बोला। अब उन्होंने भी फादर जोक करा ना, ठीक है, उन्होंने फादर जोक किया, सब हंसे, अच्छा जोक था, बहुत प्यारा जोक था। किसी ने सोचा था कि कोई बोल देगा कि मेरे घर में 60 साल का सिंह चैन घूम रहा है, लेकिन अच्छा जोक था, बुरा नहीं लगा सुनने में, है ना, बुरा नहीं लगा सुनने में। एक किसी फीमेल कॉमेडियन ने बोला था
कि यार मैं जब जब अपने पापा को देखती हूँ ना, मुझे मेरी मम्मी के चॉइस पे बुरा लगता है यार, क्या क्या चॉइस है यार उनकी, ये डिसरिस्पेक्ट है। सुनने में हंसी आ रही है पर ये डिसरिस्पेक्ट है। अपने बाप की इज्जत तो करो। आप उस इंसान को बोल रहे क्या घटिया चॉइस है, सुअर जैसी। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कॉमेडियन खराब है, उनके और जोक्स बहुत अच्छे हैं, पर इस वाले जोक पे उन्होंने बैकलैश झेला था, बहुत बैकलैश झेला था। दोनों कॉमेडियंस ने, दोनों ने बाप पे बातें करी, दोनों ने बाप की बातें की, लेकिन एक को जनता प्यार कर रही है, एक को जनता ने नफरत कर दी। क्यों? लाइन का फर्क है भाई, लाइन का फर्क है। लाइन का दूसरी चीज प्रेजेंटेशन का फर्क है। आप प्रेजेंट कैसे करते हो उस चीज को। आप घटिया बनाओगे तो घटिया दिखेगी, अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो अच्छी दिखेगी। तो ये है, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है, और योर चॉइस ऑफ लाइंस, योर चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, तो स्टैंडअप की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा हम सुन भी लेते हैं ऐसे। अगर मैं आपको एक सिनेरियो बना के देता हूँ कि इस मचेस समझ गया। और विवेक चंद्रा पे अगर आप एक जोक बना जो करंट से जो लड़ाई झगड़ा चल तो उस पे आप क्या जोक बनाएंगे? जी, मजे लेना चालू करो आप लोग। अरे जो है बिंद्रा और वो दोनों, क्या नाम है जो भी, जो है एक पतले एक मोटू, एक पतलू है भाई, दोनों मोटू पतलू की जोड़ी लड़की। तो मुझे लगता है मोटू पतलू में जो दरार पड़ी है एग्जैक्ट वैसी है जैसे पुराने वाले मोहल्ले में दो लोगों की नहीं होती थी, दो पड़ोसियों की होती थी। इसमें प्रॉपर जोक्स तो मैं लिख दूंगा, पर बेसिक जो है उसकी आउटलाइन बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं आप इसको पड़ोसियों से आप कंपेयर कर सकते हो कि जब दोनों में प्यार होता है तो वो भाई इनको अपने शो पे बुला लेते हैं, जब तकरार होती है तो दोनों एक दूसरे का नाम नहीं सुनना चाहते। 2 दिन बाद फिर दोनों एक ही हो जाएंगे, क्योंकि धंधा तो दोनों एक ही कर रहे हैं, काट तो दोनों मिलके एक ही जनता कर रहे हैं। ठीक है काट तो मिलके दोनों एक ही जनता कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, काट एक ही उनका नीश है दोनों। जाहिर सी बात है कि अगर खाने वाले 2 हैं, रसगुल्ला एक ही है, तो लड़ाई तो होएगी। दोनों की ऑडियंस वही तो है जो डिप्रेशन में है, जो नशे कर रहे हैं, जो मरना चाहते हैं। दोनों की ऑडियंस वही है ना, और दोनों उसी से धंधा बना रहे हैं, दोनों उसी से पॉपुलर हैं। बस माहेश्वरी भाई का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी प्रिंसिपल वाले आदमी हैं। लेकिन क्या पता भाई किसी दिन कोई वीडियो लीक हो जिसमें वो अपनी बच्ची फेंक रहे हो छत पर, या अपने बच्चे को फुटबॉल बना रहे हो, तो क्या इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते ना आप। विंध्या भाई ने तो मार दिया भाई, तो मोटिवेशन दो झाट भर बीवी मारो रात भर वाली बात है उनकी, वो तो कभी कुछ भी कर सकते हैं। पर एक बात है कि दोनों हैं पड़ोसी जैसे, मुझे ये लगता है। तो इस पे तो अच्छा जोक बन जाएगा, अच्छे गुड टॉपिक, ट्राई करूंगा मैं इस पे और लिखूंगा, सोचूंगा कुछ। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। और सुनिए, अगर आप लोगों को भैया के जोक सुनने हैं तो भैया इंस्टाग्राम पे भी काफी अच्छे जोक्स और मैं मारता हूँ लोग, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। उधर मैं मारता हूँ लोगों के ही। इफ यू वांट टू सी द रियलिटी, आप जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दिया लिंक, सबसे पहला लिंक इंस्टाग्राम में लिखा होगा। ओके, अच्छा, एक ऐसा टॉपिक थी जो कि मेरे को लगेगा काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। राम मंदिर बन रहा है, स्टडी करिए, 22 तारीख को खुलने वाला है। होमवर्क करके आए हो तुम? हाँ 22 को बनने वाला। हाँ 22 तारीख को खुलने वाला है। मैं एक कंटेंट लाने की सोच रहा हूँ अभी, जिनके साथ 2 दिन 3 दिन पहले वेदांत के साथ जो तुमने पॉडकास्ट करा है, म्यूजिशियन जो है, उसी के साथ मिलके कुछ कंटेंट लाना है, पहली चीज। दूसरी चीज भाई, राम मंदिर, यार राम मंदिर इज जस्ट लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। तो वो जो 1920 में वो हुआ था, मतलब झड़प और जो भी कह लो उसे, जो भी कह लो, 1920 में गोलियां और नहीं 1990 में आई एम सॉरी 1990 में जो गोलियां चली थी, सॉरी, कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसमें मेरे पिताजी गए थे, उसमें मेरे पिताजी थे। माय फादर वाज देयर एग्जैक्टली, अयोध्या में। उनके एक दोस्त भी नहीं रहे उसमें। तो मेरे लिए तो समझ लो तुम, ये वाली जनरेशन अभी पिछले 1.5-2 साल से राम मंदिर जानती है। हमारे घर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा जब से मैं छोटा हूँ तब से मैं सुन रहा हूँ। हमारे यहाँ वो लिखा है, तो यहाँ वो भाई वो तो खून में है भाई कि राम मंदिर अब जिनकी जल रही है, उसमें क्या कर सकते हैं भाई। लोगों ने तो ये भी कहा कि राम नहीं थे। जिन लोगों ने कहा कि राम नहीं थे, सुन के तो ऐसा लगा जैसे उनके बाप नहीं थे।
तो फालतू बात तो करो मत, ठीक है। मतलब राम मंदिर इज जस्ट लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। मतलब राम आए तो जैसे एक सवेरा मिल गया हो, बेघरों को खुद बसेरा मिल गया हो वाला हाल है। तो राम भाई राम है वो भाई। वो जो वैल्यूज है ना जो राम के नाम के साथ जुड़े हैं, वो एक मंदिर डिजर्व करते हैं। तुम मत मानो भाई, तुम्हें नहीं मानना यार, जिनको नहीं मानना उनको नहीं मानना है। दुनिया में बहुत सारे लोग आज तक ये मानते हैं कि धरती चपटी है। अब तो तुम्हारे दिमाग में गू भरा है तो मैं क्या करूं? मत मानो, तुम्हें नहीं मानना तो तुम्हें नहीं मानना, मत मानो। हमने राम सेतु का प्रूफ दिया, हमने अयोध्या में प्रूफ दिए, हमने श्रीलंका में प्रूफ दिए, हमने यहाँ से लेके चित्रकूट से लेके मतलब पूरे राम वन गमन पथ पे तुम्हें सबूत दिए। तुम्हें नहीं मानना, जिसे नहीं मानना वो नहीं मानेगा ना यार, मत मानो। वो वाला मीम नहीं है मत मान, तो वही है मत मान। लेकिन ऑनेस्टली तुम अगर बिना प्रेजुडिस के, बिना बायस्ड हुए श्री राम को स्टडी करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो उनके वैल्यूज है ना, जो उस राम नाम के साथ जो वैल्यूज जुड़ी हैं, वो वैल्यूज अपने आप में एक मंदिर डिजर्व करती हैं। तुम्हें नहीं मानना राम भगवान थे, इंसान थे, कर लो अपनी बहस अपने आप में, ठीक है। और उन वैल्यूज को तुम नहीं झूठ बोल सकते, सीधी सी बात है ये। तो भाई मैं बोलना चाहता हूँ कि 2-3 चीजें। भाई पहला कि आप सेलिब्रेट करो राम मंदिर को बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी आपकी जीत छोड़ो, ये हमारी आपकी ग्रोथ का एग्जाम्पल है। राम मंदिर अकेला उत्तर प्रदेश को इतना रेवेन्यू देने वाला है जितना मुझे लगता है इलाहाबाद और बनारस मिल के नहीं देते। तो और ये हमारी जीडीपी ग्रोथ का सवाल है। तो आप अपने इस देश की ग्रोथ को, अपनी ग्रोथ को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को सेलिब्रेट करो। पहली चीज़, जैसे भी कर सकते हो करो। दूसरी चीज़, भागना मत राम मंदिर की तरफ कि भीड़ लगेंगे, हम पहले दर्शन करेंगे। हम राम कहीं नहीं जाएंगे। राम आज के 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले भी वहीं थे। वो जब टेंट में थे तब भी मैंने दर्शन करे हैं। तो मैं नहीं जाऊंगा अभी दर्शन करने। मुझे लग रहा है मैं 2024 में भी नहीं जाऊंगा, बहुत भीड़ होने वाली है। भगवान से तब मिलो जब सुकून मिले, ठीक है। वहाँ वो टेलर स्विफ्ट के शो में नहीं जा रहे हो तो भाई कीप काम, भगवान वहीं है, ठीक है। जहाँ मान लो वहीं है। इंतज़ार करो, आराम से दर्शन करना। 24 के लास्ट में करना, 6 महीने बाद करना, 8 महीने बाद करना। दूसरी चीज़ है क्योंकि वहाँ तुम्हारी जाने से अव्यवस्थाएं हो जाएंगी। तीसरी चीज़ भाई लास्ट, दर्शन करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि 22 तारीख से कोई राम के 100 आदर्श हैं भाई, राम के 1,00,000 आदर्श हैं, कोई एक चूज़ कर लो कि अपन ये अडॉप्ट करेंगे। इट विल बी लाइफ चेंजिंग ब्रो। या 22 तारीख से सोच लो कि मानस एक बार पढ़ेंगे। दैट्स जेनजीज के लिए है ये, मेरा प्योरली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, या 90s वालों के लिए भी बोल रहा हूँ। जिन्होंने रामायण देखी है उनको भी बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी उनको भी बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी का जो मास्टरपीस रामचरितमानस है, हिंदी में या उसके अर्थ, वैसे तो वो बोली में लिखी हुई है ना, अपनी उधर अवधि में लिखी हुई है, तो अवधि पढ़ना चाहो तो अवधि पढ़ो, नहीं समझ में उसका हिंदी पढ़ो, एक बार पढ़ो। वीडियो फॉर्म में भी, एनिमेशन में है तो उसे पढ़ो, बट एक बार पढ़ो। मुझे लगता है उससे अच्छा वेलकम श्री राम का नहीं हो सकता। तो दैट्स माय मैसेज फॉर यू गाइस। तो गाइस इसी के साथ आज के वीडियो आप हम लोग एंड करते हैं। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा भैया आपके साथ बात करके। और लास्ट में जो स्पिरिचुअलिटी आपने दी है भैया, मैं चाह रहा हूँ आपके साथ कि एक और वीडियो बनाया जस्ट स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी का स्टूडेंट ही रहा हूँ तो आई कैन डू दैट। तो एक बढ़िया सा एक साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी वाला पॉडकास्ट आने वाला है भैया के साथ। इफ यू वांट टू सी सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार इस वीडियो 3 बार बोल कर दो यार, कर दो भाई, सब्सक्राइब कर। काफी अच्छा कंटेंट आने वाला है आगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दो यार भैया। हम आपको एक ऑनर देना चाहते हैं। हाँ क्या कह रहे थे, कुछ मिलने वाला है। हाँ मैं आपको एक ऑनर तब हम लोग आपको एक ऑनर देना चाहते हैं, कैसे गिफ्ट देने चाहते हैं तो हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। तो भैया ये आपके लिए। अरे बढ़िया लग रहा है, थैंक्स यार। मज़ा आया सीरियसली। वाइब्स बहुत अच्छी है तुम्हारे रूम की, मतलब जहाँ पे अपन ये कर रहे हैं, जो सेट है अपना यहाँ का पूरा, और पीछे एडिटिंग रूम वगैरह, वाइब्स काफ़ी अच्छी हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ भाई, बहुत खिलाया इन लोगों ने मुझे, तो जहाँ खाना अच्छा वहाँ मैं अच्छा, मतलब
अगर तुम्हारे पास समोसे अच्छे हैं तो तुम अच्छे हो, सीधी बात। तो दूसरी चीज़, तीसरी भाई तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे, थॉरो रिसर्च्ड हैं, मुझे अच्छा लगा ये, थॉरो रिसर्च्ड हैं, टॉपिक्स टच करती हैं, जिनको ज़्यादा डीप टच करना है वहाँ ज़्यादा डीप टॉपिक टच होते हैं, जहाँ पे छू के निकल जाना है वहाँ छू के निकल जाते हैं। तो ये अच्छा है, यू आर मास्टरिंग योर वर्क, व्हाट यू आर डूइंग गुड, एक्चुअली यू आर डूइंग गुड, मतलब अच्छा है, आप सीखते हो फिर करते हो, सीखते हो करते हो, अच्छा लगा। सेटअप प्यारा है, मतलब इतने ऐसे सेटअप की उम्मीद मैंने नहीं करी थी, लाइटिंग्स वगैरह भाई सीरियसली मैंने नहीं करी थी उम्मीद, पर अच्छा सेटअप है, प्यारा सेटअप। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं तो क्या ही गेस्ट हूँ, मैं तो मतलब बुला लिया तुमने तो मुझे अच्छा लग रहा है सीरियसली। मुझे लग रहा है कि यार अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक्स अ लॉट।